तो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि पहले भी बात हुई थी और इस बारे में भी बताया गया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है इसके बारे में आप बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं। क्या होता है रिफ्रैक्शन, कैसे होता है रिफ्रैक्शन, क्या क्या चीज़ें होती हैं जब रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रे कहाँ आती है, कैसे बेंड होती है, ये सब डिटेल आप समझ चुके हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी समझ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं मालूम तो इससे पहले वाले लेक्चर को आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। जिस तरह से हमारे लॉज थे रिफ्लेक्शन के अंदर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे ही लॉज हमारे कुछ रिफ्रैक्शन के अंदर हैं, जिसमें सबसे पहला जो लॉ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहला जो लॉ है वो सेम है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम रूल यहाँ पर भी है, किसके केस में, रिफ्रैक्शन के केस में, कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो बगैर देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पहले से लिखा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट लॉ है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lies in the same plane at the point of incidence। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है हमारी रे, उस पॉइंट पर तीनों रेज क्या होंगी, तीनों रेज उस पॉइंट पर क्या होंगी, सेम प्लेन में होंगी। जैसे कि ये हमारा इंटरफेस है, ये है मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इंसिडेंट रे यहाँ पर मीट करती है, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा एट एंगल आर पे, ये एट एंगल आई हो गया, ये हमारी क्या है, नॉर्मल हो गई। ठीक, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो ये कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर कहां होंगी, एट द सेम प्लेन। प्लेन से क्या मतलब है, प्लेन से मतलब है जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, ये एक प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है, ये अगर हम जो बॉटम है, जो फर्श है नीचे, ये एक दूसरा प्लेन है। तो ये जो तीनों रेज हमारी होंगी, जो तीनों रेज हमारी होंगी वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। जैसे कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंस रे ऐसे आ रही है और वो रिफ्रैक्ट होगी परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड, ऐसा नहीं होगा। या ऐसा भी नहीं होगा कि कोई रे परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड आ रही है और इस प्लेन में, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे ये क्या होंगी, ये होंगी लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में ये तीनों की तीनों लाई करेंगी। ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सेम है, इजी वे में इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है लॉ नंबर 2 की, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और मेनली यही लॉ है जिसके ऊपर हमें
बात करनी है इस चैप्टर के अंदर, और इससे रिलेटेड आगे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। तो इस लॉ को हमें ठीक से समझ लेना होगा। क्या कहता है स्नेल लॉ? स्नेल्स लॉ बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो हम जानते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आती थी और ये रिफ्लेक्ट हो जाती थी, ये एंगल आई होता था, ये एंगल आर होता था। तो आई और आर के बीच में क्या रिलेशन होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करता था। यानी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होता था। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन में ये रिलेशन होता था। तो स्नेल लॉ भी इसी के बारे में कुछ बताता है, लेकिन क्या बताता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक फिगर बनाई जाए और फिर उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ये हमारा मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है। ठीक है, ये हमारी हमेशा की तरह नॉर्मल हो गई, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे हमारी हो गई एट एंगल आर एट एंगल आई। तो अब सवाल ये उठता है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा इस केस में भी? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर ये इंसिडेंट रे बिल्कुल एज इट इज़ निकल जाती है तो ये सिर्फ एक ही केस में होता है, जब μ1 बराबर μ2 के हो, यानी दोनों के दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो, तभी ये केस होता है। और जब ये केस होगा तब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो ये केस तब बनेगा जब μ1 बराबर μ2 हो। कैसे? मान ले कि ये रे है हमारी, ठीक है, इसको यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये नॉर्मल हो गई, ये इंसिडेंट रे है एट एंगल आर, और अगर यही हमारी रिफ्रैक्टेड रे है तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? कैसे आर होगा? सॉरी, ये यहाँ पे नहीं होगा आर, ये आर है, ये एंगल आर होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये होंगे तब जब μ1 इज इक्वल टू μ2 के होगा, यानी दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम होगा। तो ऐसा हमेशा तो नहीं होने वाला। तो और हम ये जानते हैं कि जब रेयरर से, इसको मान लेते हैं ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, जब रेयरर से डेंसर में लाइट रे आएगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि ये एंगल नॉर्मल के ज़्यादा नज़दीक होगा, यानी ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये एंगल छोटा होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होंगे रिफ्रैक्शन के केस में। तो फिर इसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? कोई ना कोई रिलेशन तो होना ही चाहिए भाई। आई और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो इसके बारे में काफ़ी काम किया गया, काफ़ी रिसर्च हुई, काफ़ी मेहनत की गई। स्नेल ने मेहनत और कोशिश के बाद एक नतीजा निकाला, एक रिजल्ट निकाला, और वो नतीजा क्या था? वो नतीजा ये था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, वो होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसके बराबर होगा? ये कांस्टेंट होगा बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू के बराबर होगा साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अब हम इसको मानते हैं कि साइन आई क्या है? साइन आई रेयरर मीडियम का, इसको आर हम कह देते हैं, और ये साइन
आर जो है ये डेंसर मीडियम का है, ठीक। यानी ये एंगल बन रहा है रेयरर में और ये एंगल बन रहा है डेंसर मीडियम में। या इसको आर नहीं, इसको आप 1 और इसको 2 का नाम अगर दे दिया जाए तो ये बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के, और वो म्यू क्या होगा, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के बराबर होगा। ये ऑब्जर्वेशन स्नेल ने निकाला और इसको हम आसान भाषा में लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 के बराबर होगा। यानी साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो μ2 बाय μ1 होगा, ठीक है। ये क्या निकाला, ये रिलेशन निकाला है स्नेल ने और ये चीज़ प्रूफ करी कि साइन आई में और आर में जो रिलेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। आगे इसको हम समझेंगे तो और भी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम मालूम है या रेयरर मीडियम मालूम है या दोनों का मालूम है या इन दोनों में से एंगल हमको मालूम है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको निकालनी है तो वो इंफॉर्मेशन इस रिलेशन में पुट कर देंगे, तो जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं है वो हमको मिल जाएगी, ठीक है। ये है इसकी कहानी। इस रिलेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, और हम जानते हैं μ2 जो होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, μ2 बाय μ1 होता है v1 बाय v2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये भी हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। इसको आसानी से याद करने के लिए, कई बार इसको याद करने में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साइन आई बाय साइन आर μ2 बाय μ1 है या μ1 बाय μ2 है या v1 v2 है, क्या है, इसको समझने में या याद रखने में परेशानी होती है। तो इसका बड़ा अच्छा एक तरीका है याद करने का, μ1 इंटू साइन आई और इसी तरह से ये μ2 इंटू साइन आर। ये याद हो गया, इसको कोई मुश्किल नहीं याद करना। μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, ये याद हो गया। बाकी μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू याद कर सकते हैं v1 बाय v2, इसमें कोई मुश्किल नहीं याद करने में। तो ये एक हमारे पास रिलेशन आ गया जिससे हमको ये बात मालूम चलती है कि एंगल I और एंगल R आपस में किस तरह से कोरिलेट करते हैं। और अगर हमें वैल्यूज़ मालूम है μ1 μ2 की, v1 v2 की, तो ये इंफॉर्मेशन हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास हमको मालूम है कि एंगल I कितना है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि एंगल R कितना होगा। जैसे रिफ्लेक्शन के केस में एंगल I बराबर एंगल R हमेशा होता था, तो एंगल I अगर 30 डिग्री था तो R भी 30 डिग्री ही होता था, ठीक है। लेकिन इसका केस थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम एंगल I की वैल्यू मालूम है तो एंगल R की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और वो हर तरह के केस में फिजिबल होगा, हर तरह के, चाहे रेयरर से डेंसर में जा रहे हो या डेंसर से रेयरर में आ रहे हो, या एंगल ये कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, रिलेशन ये हमेशा फिजिबल होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई स्नेल्स लॉ की। बात अगर करें इसके स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं इसका क्या होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके, कौन सा कांस्टेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा स्नेल्स लॉ के बारे में, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर पूरी होती है। और बच्चों यहाँ पर एक बात ये भी याद रखनी है कि ये जितनी भी कहानी हो रही है, ये इसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो मीडियम है, हमारे पास जो भी मीडियम है जहाँ पर ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम 1 मान ले एयर है और मीडियम 2 क्या है? वाटर है। तो ये जो रिलेशन है स्नेल्स लॉ का, ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, ये एप्लीकेबल फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया होगा। यानी एक टाइम में सिर्फ इन्हीं दोनों मीडिया के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी इस पूरे सिस्टम के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अगर हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें एक तरफ वाटर है और एक तरफ ग्लास है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके अकॉर्डिंग इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर था मान लीजिए 60 डिग्री और हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला यहाँ पर 30 डिग्री, और इसी तरह से यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें मीडियम है वाटर और ग्लास, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था 60 डिग्री, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेबल है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी यहाँ पर मीडियम एयर वाटर है लेकिन यहाँ पर मीडियम वाटर और ग्लास है, तो चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दोनों में है, लेकिन आंसर दोनों का रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गए दोनों में। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा जहन में रखने वाली बात है। ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये कहाँ पर आएगा? जब क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे। अभी तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस जब हमारे आएंगे कि एक लाइट रे है जो इस तरह से आई, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर हो गया, फिर वाटर से निकली हमारा, फिर से वाटर से एयर में चली गई, ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, फिर से एयर में चली गई, मीडियम चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। ठीक है, तो आज हमने समझा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को कि क्या होते हैं। दो तरह के लॉज हैं, पहला बहुत सिंपल सा है, आपने रिफ्लेक्शन में ही पढ़ा था। दूसरा लॉ स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके ऊपर आके भी हम बात करेंगे। बात क्या, क्वेश्चन जब आएंगे, न्यूमेरिकल्स जब आएंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट इसका इतना ही है। जब आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे या और भी टॉपिक आएंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ होगा। असल में ऐसा होता है कि कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता अपने आप में। जब क्वेश्चंस बनते हैं तो कई सारी चीज़ों को जोड़ के बनते हैं, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का भी कोई पार्ट होगा, जिसमें स्नेल्स लॉ का भी कोई पार्ट होगा, जिसमें आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में भी कोई पार्ट होगा। सारे के सारे पार्ट्स को जोड़ के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है और उसको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हमारा ये स्नेल्स लॉ या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पार्ट ख़त्म हुआ। मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।